Hello everyone. So without wasting any time, let's begin our second chapter in physics, that is motion. सबसे सीधा चैप्टर पे आते हैं मोशन। मोशन मतलब गति, ठीक है। तो गति के चैप्टर पे आते हैं। हम लोग गति का सिद्धांत देखेंगे, हम लोग देखेंगे गति का क्या क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला चीज़ है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है। क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मान, जिसमें सिर्फ मान हो वो स्केलर कहलाता है। और वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है, इसको वेक्टर कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा वर्क, ठीक है, टाइम, मास एक्सेट्रा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्केलर क्या होगा, जिसका मान हो या जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वांटिटी होता है, इसे हम लोग टेंसर कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी इज नाइदर, इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। वो कुछ कंडीशंस में स्केलर की तरह बिहेव करेगा और कुछ अदर कंडीशन में वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो उसे हम लोग टेंसर कहते हैं। एग्जांपल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस एक्सेट्रा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस एक्सेट्रा, हम लोग देखेंगे इसको धीरे धीरे, जैसे जैसे कि सारे क्वांटिटीज को हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। अदर डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन origin एंड पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, देखो एक बॉडी यहाँ पे है ए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। ये मोशन का इसका तरीका रहा है, ठीक है। मान लेते सब एक एक यूनिट का है डिस्टेंस ट्रेवल, तो एक एक यूनिट का सबका लेंथ है, तो टोटल ए से बी पहुंचने में कितना डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ए टू बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनिट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी में क्या हो जाएगा, देखो एक, ठीक है। ये हमको ये लेंथ निकालना होगा, दिस लेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए टू बी आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रैवल को कहते हैं, एक्चुअली पाथ ट्रैवल करिए, और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। एग्जांपल एक और लेते हैं, एक बॉडी है ए, यहाँ से यहाँ गया बी, बी से यहाँ आया, मान लेते हैं 90 डिग्री पर ये सी, ठीक है। तो और ये है तुम्हारा एक यूनिट, ये एक यूनिट, तो ये रूट 2 यूनिट्स हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, ए टू सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2, और ए टू सी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 1, समझिए, ये है आंसर। हाँ आंसर। आगे देखते हैं स्पीड, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर, ठीक है। और इसके वेक्टर होने से जाते क्या जाएगा, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव या जीरो होगा, ठीक है। और एक बात जो इससे रिलेशन समझ में आता है, क्या आता है समझ में, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं स्पीड की ओर। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, याद रखने वाली बात है, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और इसीलिए क्या हो जाता है, हाँ सर, स्पीड क्या होता है इसी कारण, स्पीड जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, इसको डायरेक्शन कहाँ से मिल रहा है, इसको डायरेक्शन ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी स्पीड जो है वेक्टर हो जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। यहाँ तक क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड का एसआई यूनिट क्या है? स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ पे वेलोसिटी मैं बताना चाह रहा था, नॉट स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, और ये भी वेलोसिटी ही है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का एक स्केलर है क्योंकि इसमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, इसका भी सही यूनिट होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या डिफाइन करते हैं? एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अब देख लीजिए वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम की स्केलर ही है। एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एक्सीलरेशन, याद रखिएगा वेक्टर के ऊपर एक एरो या वेक्टर के ऊपर एक बार लगाया जाता है, क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बाई टाइम का ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड टू द पावर -2 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगेन ये वेक्टर है तो इसके कारण क्या हो सकता है, वेक्टर होने के चलते इसके साथ क्या इसको फायदा मिलेगा, इसको ये फायदा मिलेगा कि इसका ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन, जीरो को कुछ नहीं कहते, और नेगेटिव को कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो बन रहा है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से लेस हो रहा है, मतलब देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया रिटार्डेशन के केस में, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन होता क्या पहले ये समझ में रखना है, ठीक है। तो वन डायमेंशन मतलब ओनली वन डायरेक्शन इज टेकन, ठीक है। इसका मतलब दैट इज आइदर ओनली वन एक्सिस इज टेकन, आइदर एक्स वाई और जेड एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ना अगर वेक्टर होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड भी चलेगा। तीन वी नो दैट कि वर्ल्ड हैज थ्री डायमेंशन, एक्स वाई एंड जेड। अगर मान लो सिर्फ मोशन इसमें हो रहा है, ठीक है, या सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है या सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वन डायमेंशन। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो रहा है मोशन, या ऐसा हो रहा है मोशन, या ऐसा हो रहा है मोशन, इस पर क्या हो जाएगा, वन 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 डायमेंशन, ठीक है। ये क्या हो गया, टू डायमेंशन। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या इन्वॉल्व है, वाई जेड इन्वॉल्व है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, जेड वाई इन्वॉल्व है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, एक्स जेड इन्वॉल्व है, ठीक है। उसी तरह इधर भी होगा, इधर भी सब जगह होगा, तो ये क्या कहलाएगा, टू डायमेंशन मोशन। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे, थ्री डायमेंशन मोशन। मान लो ऐसे करके ऐसे होता तो ये क्या कहलाता है, थ्री डायमेंशन मोशन। क्यों थ्री डायमेंशन कहलाता है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट्स जब लिखेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों स्पेसिफाई को करना पड़ेगा। इस पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कुछ एक्स में है, कुछ वाई में है, कुछ जेड में है, तो तीन कोऑर्डिनेट में काम करो तो तीन डायमेंशन में मोशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया मोशन क्या होता है। तो जितने पार्टिकल के मूविंग कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने डायमेंशन का मोशन होगा। ये एकदम बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो समझना चाहिए। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस होते हैं बट साइंस जितना सिंपल है उतना अच्छा लगता है, ठीक है। चलो देखिए, अब पहला है मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं अब, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन की इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल ये सब कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार समझ में आ गई तो फिर दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो मोशन, ठीक है, तो इसमें है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सुनते ही क्या समझ में आ जाता है, मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये याद रखना है। तो जो हमने बच्चा से फॉर्मूला पढ़ा, बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है कि एस इक्वल्स टू यू टी होता है। एस क्या है, डिस, यू वी इनिशियल को यू भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एस इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो
अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या होगा, हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इस पे जाएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है, इंप्लाइज चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसका 3 इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। u v इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्लस माइनस ए टी इफ रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म देन टेक माइ नेगेटिव साइन, ठीक है। जब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा तो नेगेटिव साइन लिया जाता है, ठीक है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी पहला। दूसरा फॉर्मूला जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, ठीक है। सब पता ही है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, d टाइम, और s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये सब रिक्वायरमेंट हो। तो ये लीनियर मोशन की इक्वेशंस खत्म होते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन क्या होता है, हमेशा एक डायरेक्शन में मतलब एक पाथ के अलॉन्ग होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूमने लगे, ठीक है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है तो इस मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। और अब तो ऑब्जेक्ट मूविंग इन इस सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। इफ व्हाट, स्पीड बराबर यूनिफॉर्म, देन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए यहाँ हमने वेलोसिटी टर्म यूज नहीं किया, हमने स्पीड टर्म यूज किया, क्यों, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है एक वेक्टर, इसीलिए इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा जो कि स्पीड के बराबर होगा, और एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होता है हमेशा, मतलब जो टेंजेंट है उसी के अलोंग इसका डायरेक्शन होता है। देखिए इसमें क्या हुआ, सर्कुलर मोशन के हम लोग केस में देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए किसी समय एक बॉडी यहाँ पे है, इसका टेंजेंट कैसे है, ऐसे है, मान लेते हैं कि ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, इसका इस समय वेलोसिटी कैसे होगा, एक तो इसका स्पीड होगा, स्पीड इनटू ये वाला डायरेक्शन, तो इसका वेलोसिटी इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट पे ए का वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे होगा, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी का स्पीड इनटू सम इसके पैरेलल में डायरेक्शन, ओके। या फिर ये भी छोड़ देते हैं, देखते हैं दो हम इसमें कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड इनटू किसके डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और क्योंकि वाई के पैरेलल में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड ए डैश का स्पीड इनटू एक्स माइनस एक्स के डायरेक्शन में है, यहाँ पे स्पीड इंटू माइनस वाई का डायरेक्शन है, और यहाँ पे स्पीड इंटू एक्स का डायरेक्शन है, समझ में आया, ये होता है। तो देखिए हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो कभी इसमें यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्या यूनिफॉर्म कर सकते हैं, स्पीड, इसीलिए इसका क्राइटेरिया क्या रखे हैं, स्पीड रखे, समझ में आ गया ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है एक्सीलरेटेड मोशन होता है, समझ में आ ही गया। देयरफॉर वेलोसिटी क्या होगा, ऑलवेज चेंज होगा, ठीक है। स्पीड बट स्पीड में स्लैश में नॉट बी यूनिफॉर्म, ये समझ में आ गया बात, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऑलवेज एक्सीलरेटेड होता है, ठीक है, हमेशा एक्सीलरेशन होगा क्योंकि हमेशा चेंज ऑफ वेलोसिटी है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। लीनियर वेलोसिटी समझ में आ गया कि लीनियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी एंगुलर होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही होगा ओमेगा। ओमेगा उसकी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देख लेते हैं, अब देखते हैं एक ये, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ से ए यहाँ तक मूव किया, ए डैश तक, तो ये थीटा ही ट्रैवल करेगा, और यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा टी। अब बताओ ये तुम्हारा इसका वैल्यू क्या होगा, ये आर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा का क्या होगा देखते हैं, अगर ये मुझे एंगुलर वेलोसिटी लिखना रहेगा तो कितना एंगल ट्रैवल किया, थीटा एंगल ट्रैवल किया, कितना टाइम में ट्रैवल किया, टी टाइम में ट्रैवल किया, हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन है। अगर हमको लिखना होता है लीनियर वेलोसिटी भी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कितना ट्रैवल किया, आर थीटा ट्रैवल किया, कितना टाइम में ट्रैवल किया, टी टाइम में ट्रैवल किया, क्योंकि इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा आर इंटू थीटा, समझ में आ गया। तो ये देयरफॉर ओमेगा बाई वी क्या हो जाएगा, आर नहीं हो जाएगा ओमेगा, ठीक है इसमें देखते हैं, ओमेगा थीटा बाई टी गुना
टी बाई आर थीटा, 1/r आ गया, 1/r, देयरफॉर v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये फार्मूला भी हम लोग बहुत फेमस फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला याद रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं, हमें पता है सिंस 1/t को हम हमेशा क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी f के फॉर्म में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा इंटू एन, क्या हो जाएगा, तो यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और हमने बता ही दिया है कि लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, थीटा आर बाई टी, तो यहाँ से v का भी डेफिनेशन कर लेते हैं, आर थीटा इंटू एन, ठीक है, दैट इज v इक्वल्स टू एन थीटा इंटू आर, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये फॉर्मूलाज। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जा रहे हैं, इन वन, देखिए इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, देयरफॉर ओमेगा क्या मिल जाएगा हमको, 2 पाई एन, v क्या मिल जाएगा, 2 पाई थीटा इंटू आर, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई सॉरी थीटा नहीं 2 पाई एन इंटू आर, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला है, याद रखने वाली बात है, सिंपल चीजें। लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आ गया। लॉज ऑफ मोशन एक्सेलरेटेड टू किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। कितना दिया है, 3 लॉज दिया है। पहला लॉ किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से रिलेटेड है। दूसरा लॉ किससे रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है। और थर्ड लॉ किससे रिलेटेड है, थर्ड लॉ रिलेटेड है एक्शन रिएक्शन से, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ का देखते हैं, फर्स्ट लॉ है क्या, फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, ए बॉडी एट रेस्ट remains at rest and body in motion remains in motion until and unless acted upon by a force, ठीक है। तो एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। एक चीज यहाँ लिखना छूट गया, बॉडी इन मोशन मूविंग इन सेम डायरेक्शन with same velocity, ठीक है, remains in motion, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और सेम डायरेक्शन और सेम वेलोसिटी से ही मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तब तक ये मोशन में ही रहेगा या रेस्ट में ही रहेगा। क्यों ये रेस्ट में रहेगा, वाई इट रिमेन्स एज इट इज, क्यों जैसा कि तैसा ही रह जाता है वो, तो इसके पीछे का कारण है इनर्शिया, ठीक है। ये इनर्शिया के कारण वो जो है अपने प्रीवियस स्टेट में रहने की कोशिश करता है कोई भी बॉडी, ठीक है। तो इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी अपोजेस चेंज इन इनिशियल स्टेट। तो ये क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या करता है, अपोजेस चेंज इन इनिशियल स्टेज, समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, अपोजिट चेंज इन इनिशियल स्टेज। और ये इनिशियल स्टेज क्या हो सकता है, इनिशियल स्टेज आइदर रेस्ट का होगा या फिर मोशन का होगा, दोनों को ही ये अपोज करेगा। ये इनर्शिया आपको हर जगह मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में भी मिलेगा, मैकेनिकल में मिलेगा, हर जगह आपको मिलता है इनर्शिया। अच्छा, अब तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दो तरह का इनर्शिया हो जाएगा। तो टाइप्स पता ही चल रहा है कि एक रेस्ट का इनर्शिया होगा, एक मोशन का इनर्शिया होगा। रेस्ट मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ। ये आप लोग गौर से सुनिएगा क्योंकि ये से क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है। व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड, ठीक है। कार या ट्रेन तुरंत जब जैसे ही सडनली चलने लगता है तो पैसेंजर पीछे की तरफ मूव करते हैं। जब एक दौड़ता हुआ घोड़ा रुक जाता है तो जो राइडर होता है, जो घुड़सवार होता है, वो आगे की तरफ बेंड करता है। क्यों, देखो मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में कोई आदमी खड़ा है। ट्रेन पहले क्या था, इस स्थिति में था, जैसे ही इस पे एक बल लगा ऐसे, तो आदमी क्या चाहेगा, आदमी ऐसे मूव करने लगेगा, ठीक है। लेकिन आदमी तो पहले रेस्ट में था तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा और इसको पीछे की ओर खींचेगा, ठीक है। तो दिखेगा कि आदमी को, या आदमी पीछे की ओर मूव करेगा इस फोर्स के चलते, इस इनर्शिया के चलते, समझ में आ गया। सिमिलरली घुड़सवार के साथ भी यही होगा। घुड़सवार है, ठीक है, बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग पे कंसंट्रेट नहीं करके
ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा था, ये भी ऐसे मूव कर रहा था, जैसे ही घोड़ा स्टॉप कर गया तो क्या होगा, ये आगे मूव करेगा, करता रहेगा और पीछे की तरफ एक बल रहेगा तो आगे वाला कुछ बल दिखेगा ही, तो वो आगे की ओर बेंड फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जब एक कोट या ब्लैंकेट को पीटा जाता है स्टिक से तो डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कोट या पार्टिकल पे डस्ट पार्टिकल पड़े हुए थे, जैसे ही इसे बीट किया तो ये ऐसे कैसे कुछ होगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पे हिलाने की कोशिश करेंगे, उसके चलते रिमूव हो गए, ये चेंज हो गया इसका स्टेट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड लॉ की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम लोग फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे। फोर्स, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल क्वालिटी व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द इनिशियल स्टेज ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ये क्या एक्सटर्नल है और एक कॉज है, और ये करता क्या है, व्हाट डज इट कॉजेस? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। अब ये चेंज करेगा या नहीं करेगा ये पता नहीं, लेकिन ऐसा करने में सक्षम है। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट और टेंड्स टू चेंज, ठीक है, कोशिश करता है या फिर कर ही देता है चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कर ही देगा, लेकिन कोशिश भी कर सकता है, कर भी देता है। ठीक है, तो इसलिए टेक चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। देखेंगे एग्जांपल हम लोग। हो गया। मोमेंटम भी हम लोग देख लें। मोमेंटम एक फार्मूला होता है मोमेंटम, हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल्स टू एम इंटू बी। अब बताएं पी तो वेक्टर ही हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? मेजर या अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। ये क्या होता है? मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। समझते हैं। देखिए एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, एक स्प्रिंग है अभी नॉर्मल स्टेट में, जिसमें कितना ये कितना मूव कर सकता है? कुछ नहीं, नॉर्मल स्टेट में पड़ा रहेगा। लेकिन मान लीजिए इस पर हमने एक फोर्स लगा के इसको छोटा कर दिया, ठीक है, और यहाँ पहुँचा दिया। अब क्या होगा? ये एक्स डिस्टेंस था, ये एक्स डैश डिस्टेंस है, एक्स डैश ऑब्वियसली एक्स से कम होगा। अब क्या होगा? अब इसके अंदर कुछ मोशन करने की क्षमता है, क्योंकि जैसे ही ये फोर्स हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ भागेगा, नॉर्मल बात है। तो इसमें क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन स्टोर्ड है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। क्लियर? क्लियरली यहाँ तक हो गया। वेक्टर होता है, ये आपको समझ में आ गया। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और इसका वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। और इससे साफ साबित होता है कि ये क्या है? ये डिराइव्ड है, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अगर आपने हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में देखिए, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्लास का लिंक मिलेगा, उस पर जाएं, क्लिक करें और समझिए क्या होता है यूनिट, क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है डिराइव्ड यूनिट, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट, डायमेंशन और यूनिट में क्या फर्क है। ये सब बातें वहाँ क्लियरली समझाएगी। सो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग सेकंड लॉ पे आते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बहुत सिंपल लॉ है, इसको अपन मैथमेटिकली देखेंगे, कल एक्सप्रेशन, उसके बाद इसके और एक्सप्रेशन पेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे आया? अब हम लोग पहुंचते हैं उसमें। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied and change in direction is in the direction of force applied। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, मोमेंटम p है, इसका रेट क्या हो जाएगा? डेल्टा p बाई डेल्टा t। ठीक है, रेट क्या होता है? रेट हमेशा होता है चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड चेंज इन डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। ऑब्वियसली होगा ही, क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर जाएगा उसी डायरेक्शन में चेंज भी करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा p बाई डेल्टा t इक्वल टू f इंटू सम कॉन्स्टेंट c बराबर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, c क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब हम यहाँ p का डेफिनेशन रख देते हैं m इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा t, या इसमें इस तरह से लिखे डेल्टा ऑफ एम v बाई डेल्टा t इक्वल टू f इंटू सम कांस्टेंट c। ये होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं। m तो कभी चेंज होता नहीं, मास कभी नहीं चेंज होता, वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मास हमेशा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे जनरल फॉर्मूला से, डेल्टा m इंटू v प्लस m इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये एक फॉर्मूला, इस पर कंसिडर नहीं करना है, इसको आपको याद नहीं रखना है इसको, बस मैं इसे डेरिवेशन पर्पस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेल्टा m जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू वी प्लस m इंटू डेल्टा वी। क्यों डेल्टा m जीरो हो जाएगा? क्योंकि मास कभी चेंज नहीं करता है। f इंटू सी
L इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू एफ इंटू सी। अब बताएं मुझे कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन को कहते हैं एम इंटू ए इंटू इक्वल टू एफ सी। ठीक है, जब हमने ऑन एक्सपेरिमेंटिंग to derive value of c, it was found c equals to 1। ठीक है, तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और c का वैल्यू निकालने की कोशिश की तो c क्या मिला, 1 मिला। देयरफॉर f क्या हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर हो गया। यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या कहता है सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। तो हम लोग उससे क्या पता चलता है, सेकंड लॉ क्या देता है, सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड स्लैश स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंटम में क्या बताता है, मोमेंटम में बताता है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि फर्स्ट लॉ जो है इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ। क्यों, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल फोर्स था, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द, नहीं वो था ना जो डेफिनेशन था, फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन क्या है कि बॉडी ट्राइज टू रिमेन इन रेस्ट और it tries to remain in its initial state unless and until acted upon by an external force। तो वो external force यही f है, उसका मान क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, that it will produce। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ बहुत सिंपल है, पूरे विषय से जानते हैं, to every motion to every action there is equal and opposite reaction। किसी भी एक्शन के अपोजिट, इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे देखा जाए एग्जाम्पल क्या क्या है थर्ड लॉ का। गन जब आदमी चलाता है तो नॉर्मल नहीं, हमारे लिए जैसे एग्जाम्पल छोड़ो, रॉकेट का मोशन देखते हो, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो गैस में नीचे ठेलता है। स्विमिंग, जब हम लोग स्विम करते हैं तो पीछे की ओर पानी ठेलते तो आगे स्विम होते हैं। जब वेल से वाटर हम लोग निकालते हैं, कुआं से पानी निकालते हैं, और अगर स्ट्रिंग जिससे रोप टूट जाता है तो जो खींचने वाला आदमी होता है वो पीछे की ओर फेंका जाता है। ठीक है, यही समझ हो गया। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे आते हैं। देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडी देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो कंजर्वेशन है, मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, पी इनिशियल पी फाइनल के बराबर होगी, ये तो पक्का बात है। अब ये क्यों होगा, देखो इसका वैल्यू क्या होता है। अच्छा बताओ मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाई, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। हमने डिराइव किया कांस्टेंट का वैल्यू 1, तो रेट ऑफ डेल्टा एफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू एफ। अब ये जस्ट हमने डिराइव किया था सेकंड लॉ में। ठीक है, अच्छा फाइनल क्या हो जाएगा, डेल्टा पी आई ले लेते, डेल्टा पी एफ बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये भी एफ हो जाएगा। ठीक है, ये F1 मान लो, F2 मान लो। ठीक है, इफ F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग नहीं बोल सकते डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी एफ बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, डेल्टा टी तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इफ डेल्टा टी अगर 0 हो गया तो डेल्टा पी आई इक्वल्स टू डेल्टा पी एफ इक्वल विल टेंड टू व्हाट, इट विल बिकम इंफिनिटी। वो तो संभव नहीं, हमें तो 0 बनाना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा पी आई इक्वल्स टू डेल्टा पी एफ इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कि चेंज अगर 0 है मतलब इनिशियल क्या हो जाएगा, फाइनल के बराबर हो जाएगा, यही ना होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल बराबर चेंज होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल्स टू पी एफ, और इसी से क्या हो गया, कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है एक गिवन सिस्टम पे, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यही है इसका प्रूफ। ठीक है, ठीक है, तो और रॉकेट जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंपल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, आई से जिससे भी करना कर सकते हैं, जे से डिनोट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट बी टी। ठीक है, एक बहुत बड़ा फोर्स, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करेगा। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और हमें अभी तुरंत तुरंत पता था सेकेंड लॉ क्या बताता है, सेकेंड लॉ से हमें क्या पता चलता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू एफ, मतलब पी क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा टी। तो यहाँ तो हम लोग लिखते हैं एफ इंटू ये मॉडुलस इंटरवल उसका सिंपलिसिटी। ठीक है जी, ये क्योंकि तुमको वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर में लोग जाना नहीं चाह रहे। एफ इंटू डेल्टा टी को क्या लिख देंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक बहुत बड़ा फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स, ठीक है, एफ क्या होगा, वेरी लार्ज फोर्स, ये क्या होगा, वेरी स्मॉल टाइम।
तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इम्पल्स इज नथिंग बट व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, देन फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जैसे एफ को क्या करेंगे, इम्पल्सिव फोर्स करेंगे। एंड इम्पल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। इम्पल्स ऑब्वियसली दिख भी रहा है हमें, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट देखने क्या होगा, फोर्स न्यूटन और टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड कैसा यूनिट होगा। अब हम लोग आएंगे, अब हम लोग करेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में। आज मुझे आशा है कि आप सबों को ये वर्क पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया कर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पूरे मन लगा कर पढ़ते रहें और मैं आशा करता हूँ कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ अपने एग्ज़ाम को निकालें और सुरक्षित रहें। और धन्यवाद।